वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी की सेकंड यूनिट का अध्ययन स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम। देखिए, सांख्यिकी की ऊष्मागतिकी में उपयोगिता का अध्ययन हमने पूर्व कक्षाओं में किया है और उनमें हमने देखा कि जो सांख्यिकी में चूँकि कणों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम वहाँ पे ऊष्मागतिक में उसको काम में लेने के लिए क्या करते हैं, प्रायिकता का अध्ययन करते हैं। यानी प्रायिकता जो है वो हमें एक सन्निकट मान देती है यथार्थ मान के। तो बोल्ट्जमान का जो कैनोनिकल नियम है वितरण का, वो हमें यह बताता है कि किसी प्रकोष्ठ में यानी किसी सेल में किस कणों की जो संख्या है वो किस प्रकार उसकी ऊर्जा पर निर्भर करेगी। उसका गणितीय जो रूप है वो बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम कहलाता है और इसको हम प्रायिकता के साथ स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखिए कि अगर मान लो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ है जिस प्रकोष्ठ में कणों की संख्या है n1 और इस प्रकोष्ठ में जितने भी कण हैं उनकी ऊर्जा है E1। इसी प्रकार कोई दूसरा प्रकोष्ठ है जिसमें कणों की संख्या है n2, लेकिन उसमें जो कण हैं उनमें से प्रत्येक कण की ऊर्जा कितनी है, E2 है। ठीक है, सभी कणों की नहीं, एक कण की ऊर्जा E2। इसी प्रकार कोई और प्रकोष्ठ है जिसको हम i वां प्रकोष्ठ कह रहे हैं और उस iवें प्रकोष्ठ में कणों की संख्या है ni और उसमें प्रत्येक कण की ऊर्जा है ei और अन्य ऐसे प्रकोष्ठ संभव हैं। यानी एक निकाय के अंदर हम अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं उनकी अलग अलग ऊर्जाओं को बता रहे हैं। साथ ही उनमें जो कणों की संख्या है उनको हम अलग अलग n1, n2, n3 आदि से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक कोष्ठिका से कुछ कण किसी दूसरी ऊर्जा अंत प्रकोष्ठ में चले जाते हैं, ठीक है, तो एक से दूसरे प्रकोष्ठ में जाने पर टोटल जो कण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इस प्रकोष्ठ के कणों की संख्या में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो हम यहाँ यह प्रतिबंध अगर लगा दें कि कुल कणों की संख्या क्या है, नियत है, तो यह जो प्रतिबंध है इस प्रतिबंध का पालन करते हुए अगर मान लो एक प्रकोष्ठ से कुछ कण दूसरे में जाते हैं तो ऐसी संभव जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। तो हम कह रहे हैं कि n1 कण, n2 कण, ये सभी जो कुल कण हैं इनका योग कितना है, n है, जो कि क्या है, नियत है। तो यह एक ऊष्मागतिक क्या हो गया, इस पे प्रतिबंध हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए इस प्रकोष्ठ में प्रत्येक कण की ऊर्जा है E1 और इसमें कण कितने, n1, तो इस प्रकोष्ठ में कुल ऊर्जा कितनी हो गई, n1 E1। इसी प्रकार अगले प्रकोष्ठ में कितनी हो गई, n2 E2 और कुल जो है दैट इज़ इक्वल टू क्या हो गई, ऊर्जा E हो गई। और हम ये कह दें कि कुल ऊर्जा भी क्या है, नियत है, तो यह भी एक क्या हो गया, नियंत्रक या प्रतिबंध हो गया। ठीक है, तो जो नियंत्रक हम परिभाषित करते हैं उन नियंत्रकों के संगत होने वाले जो भी अवस्थाएं हैं, संभव परिवर्तन होने पर जो नई अवस्थाएं प्राप्त होती है, वो सभी अवस्थाएं क्या कहलाती है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। बात करते हैं हम कि ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो यहाँ पे हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमारे पास में कुल कण कितने हैं, n में से n1 कण किस में आ गए, पहले प्रकोष्ठ में, n2 कण किस में आ गए, दूसरे प्रकोष्ठ में, n3 कण आ गए अगले में, iवें प्रकोष्ठ में कितने कण आ गए, ni। तो ऐसे वितरण के जो संभव तरीके हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो ऐसे वितरणों के संभव जो तरीके हैं वो ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो यहाँ ऊष्मागतिक प्रायिकता
जो है उसको हम ऐसे वितरणों के तरीकों को ज्ञात करने का हमारे पास में सामान्य गणितीय जो सूत्र है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1। ये उदाहरण आप ऐसे ले लीजिए कि आपके पास में मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं और पहली लाइन में आपको 8 को बिठाना है, दूसरी लाइन में आपको 7 को बिठाना है, तीसरी लाइन में, तो उन सभी को ज्ञात करने के जो तरीके हैं वो के वही यहाँ आ गए। n कणों के वितरण हैं, पहली कोष्टिका में n1 तो यहाँ फैक्टोरियल n1, दूसरी कोष्टिका में कितने कण n2 आते हैं तो फैक्टोरियल n2, तीसरी कोष्टिका में अगर n3 कण आते हैं तो इसी प्रकार ऐसे जो संभव जो कुल तरीके हैं वो आ जाएंगे। और लास्ट कोष्टिका में अगर एक कण बचता है 10 बचते हैं तो वो फैक्टोरियल वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस वितरण के जो तरीके हैं यह क्या कहलाती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लॉग के रूप में लें, क्योंकि ओमेगा का मान कणों की संख्या बहुत जाते हैं इसलिए ओमेगा का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा, तो हम इसको लॉग के रूप में परिभाषित करेंगे, बड़ा मान है इसलिए। तो लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इससे लिखें लॉग ऑफ फैक्टोरियल n, और ये सारे टर्म एक साथ लिखे जाएंगे log ऑफ फैक्टोरियल n1 प्लस log ऑफ फैक्टोरियल n2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सब माइनस इसके साथ। अब देखिए अगर ओमेगा का n1 n2 ये सब क्या है, कणों की संख्या, और इनका मान बहुत क्या होता है, ज़्यादा। हम कोई 10-20 कणों की बात नहीं करते, 10-20 कणों को तो हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 या 5 कणों का। हम बात करेंगे कणों की संख्या कितनी हो, 10 की घात 10 से अधिक। ठीक है, तो उस स्थिति में जो ये फैक्टोरियल n जो है वो एक बहुत बड़ी, n ही बहुत बड़ी राशि है तो फैक्टोरियल n तो और भी बड़ी राशि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर स्टर्लिंग सन्निकट फार्मूला है वो काम में ले सकते हैं। स्टर्लिंग सन्निकट फार्मूला क्या है, log of factorial n may be written as n log n minus n। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ काम में लें तो log of ओमेगा में भी रिटर्न एज n log n माइनस n, और इसी प्रकार इन सब को हम लिखें माइनस, तो इस टर्म को जो है मैं आईवे पद के रूप में लिखूंगा तो ये सब इनका क्या हो जाएगा, योग, तो समेसन। ठीक है, क्या लिखेंगे, समेसन। चलिए इससे पहले मैं इस पद को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समेसन log ni। ठीक है, तो समेसन log ni जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस पर मेरे को क्या है, स्टर्लिंग फार्मूला लिखना है, तो इस पर स्टर्लिंग फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, समेसन ni log ni माइनस ni। ठीक है, तो ये इसको हम आईवे पद के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और इन सब का योग है तो इसलिए यहाँ पे समेसन काम में ले लिया। आगे इसको थोड़ा सरल करते हैं। n log n माइनस n, और इस समेसन को हम इन दो भागों में अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस समेसन ni log ni। ठीक है, और ये टर्म हमारी हो गई माइनस माइनस प्लस से समेसन n, क्योंकि समेसन ni इज इक्वल टू n, कुल कणों की संख्या, n1 n2 n3 इन सब का योग क्या है, n के इक्वल है, तो ये n प्लस और ये माइनस n, ये दोनों टर्म कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे log ऑफ ओमेगा में भी रिटर्न एज n log n माइनस समेसन ni log ni। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं किसी निकाय की साम्य अवस्था की। तो साम्य अवस्था में हम जानते हैं कि उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान क्या होता है, अधिकतम। तो जब उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान अधिकतम होगा तो उसके log ऑफ ओमेगा का मान भी क्या होगा,
अधिकतम, और उस log ऑफ ओमेगा के लिए अगर मैं डेल log ऑफ ओमेगा अगर उसका लेऊँ तो अधिकतम का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं डेल लेऊँ, इसका अवकलज लेऊँ, डेल log ऑफ ओमेगा में बी रिटर्न एज सिंस एन एंड log n बोथ आर कांस्टेंट, कणों की संख्या कांस्टेंट है, तो इन दोनों टर्म का अवकलज है वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसका अवकलज हम लिखना चाहेंगे तो इसका अवकलज क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन पहले एन आई कॉन्स्टेंट और log एन आई का डेरिवेटिव हो गया 1/ni डेल एन आई, और नेक्स्ट इसी के ब्रैकेट में लिख ले लें इसको, और प्लस समेसन में किसको कांस्टेंट मानते हुए, log एन आई को कांस्टेंट मानते हुए एन आई का डेरिवेटिव हो गया डेल एन आई। ठीक है, तो यहाँ एन आई से एन आई कॉन्स्टेंट और समेसन में क्या रह गया, डेल एन आई। अभी समेसन डेल एन आई को आप देखिए क्या हो सकता है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि n क्या है, नियत है, और n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन। तो व्हाट इज डेल n, डेल n क्या होगा, 0, और डेल n यहाँ से क्या होगा, डेल n1 प्लस डेल n2 एंड सो ऑन। तो समेसन डेल एन आई क्या होगा, 0, इनका योगित्व है, तो ये टर्म भी यहाँ से क्या हो गया, 0। तो डेल log ऑफ ओमेगा चूँकि साम्य अवस्था में क्या है, अधिकतम है, तो इसलिए डेल क्या हो जाएगा इसका, 0। तो यहाँ से इसमें केवल एक टर्म रह गया और वो क्या रहा, ये माइनस का है टर्म, लेकिन यहाँ ये इधर वाला लेफ्ट साइड क्या हो गया इसका, 0। तो सिर्फ ये रहा अपने पास में डेल log एन आई सिग्मा log एन आई डेल एन आई इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ है, एक प्रतिबंध और एक वितरण के आधार पे। चलिए इसके अतिरिक्त आपके पास में कौन कौन से प्रतिबंध हैं, हमारे पास में एक प्रतिबंध है डेल एन आई समेसन 0, और एक प्रतिबंध और है ऊर्जा के नियत के लिए ई आई डेल एन आई 0। ये हमने निकाय को बाहर से कहीं से भी ऊर्जा या ऊष्मा है वो नहीं दी, इसलिए ऊष्मा कुल ऊर्जा नियत का प्रतिबंध भी रहेगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। देखिए ये समीकरण 1, 2, 3 प्रत्येक प्रकोष्ठ में परिवर्तन की बात करते हैं, और प्रत्येक प्रकोष्ठ में परिवर्तन के क्या हैं, ये योग की भी बात करते हैं। तीनों समीकरण स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसलिए इन तीनों समीकरणों को हम एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, अज्ञात जो गुणांक है उनसे गुणा करके हम यहाँ लिख सकते हैं। ये समीकरण को हम λ1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं λ2 से और इसको λ3 से, तो इन तीनों समीकरणों को मैं λ1 λ2 λ3 स्वैच्छिक नियतांक कोई भी हैं जिनका मान हम बाद में आगे ज्ञात कर सकते हैं, उनसे गुणा करके मैं इनको एक साथ लिखता हूँ। λ1 समेसन log एन आई डेल एन आई प्लस λ2 समेसन डेल एन आई प्लस λ3 समेसन ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू 0। दोनों समीकरणों को हमने एक साथ लिख दिया। अब क्या करते हैं कि λ1 को कॉमन ले लेते हैं, λ1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ λ2 बाई λ1 λ3 बाई λ1। अब λ2 λ1 स्वैच्छिक कोई गुणांक हैं, हमने अज्ञात गुणांक हैं, इसलिए हम इन अज्ञात गुणांकों का जो अनुपात है वो एक नए नियतांक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा अल्फा से, और λ3 बाई λ1 को रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, समेसन log एन आई डेल एन आई प्लस अल्फा समेसन डेल एन आई प्लस बीटा समेसन ई आई डेल एन आई इज 0। यहाँ देखिए डेल एन आई डेल एन आई डेल एन आई जो डेरिवेटिव है इसको हम कॉमन लें तो ये पूरी इक्वेशन लिखी जा सकती है, सन log एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा कि डेल एन जो पद है वो इन जो दूसरा पद है उसके चयन से क्या है, मुक्त रहेगा।
समझ में आई बात। इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों का अलग अलग मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हमारे पास में बचा log ni प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ei जो पद है, ठीक है, उसका मान क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। प्रत्येक पद का i के लिए, प्रथम को प्रकोष्ठ के लिए ये पद शून्य होगा, द्वितीय प्रकोष्ठ के लिए भी ये पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर log ni इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ei, ठीक है। और log चूँकि नेचुरल है इसलिए ni में भी रिटर्न एज e टू द पावर माइनस अल्फ़ा और e टू द पावर माइनस बीटा ei, अल्फ़ा प्लस बीटा ei है ना, तो मैंने इनको अलग अलग लिख दिया पदों को। अब यहाँ से e टू द पावर माइनस अल्फ़ा जो है वो एक नया कांस्टेंट बन गया, तो ni में भी रिटर्न एज a e टू द पावर माइनस बीटा ei। देखिए ये जो समीकरण है, यह समीकरण बोल्ट्जमान वितरण नियम कहलाता है। क्यों? देखिए ei ऊर्जा वाले प्रकोष्ठ में कणों की संख्या क्या है, ni है। तो उन कणों की संख्या का यह पता, ए तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी प्रकोष्ठ में कणों की संख्या उसकी ऊर्जा का चरघातांकी फलन होती है। माइनस है, इसका मतलब ऊर्जा का चरघातांकी फलन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान फलन होगा, न कि वृद्धिमान। ठीक है, तो यह जो वितरण नियम है ये बोल्ट्जमान का वितरण नियम कहलाता है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एकदम डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकोष्ठ में जिसकी ऊर्जा को हम ei से डिफाइन करते हैं तो उसमें कणों की संख्या क्या है, ni, इसका क्या होगा, चरघातांकी फलन, और घटता हुआ फलन होगा, तो इसलिए देखो ये इस रूप में ये फलन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा कण किस में हैं, जहाँ पर ऊर्जा क्या है, 0 है, वहाँ सबसे ज़्यादा कणों की संख्या है। और जैसे जैसे ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कणों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यह बोल्ट्जमान वितरण नियम है। और i में कणों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं a e टू द पावर माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ दो कांस्टेंट अपने पास हैं, a और बीटा, तो a और बीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a का मान। चलिए देखिए a का मान ज्ञात करने का क्या तरीका है, किसी प्रकोष्ठ में कणों की संख्या ni है तो कुल कणों की संख्या क्या है, n, यही तो है। समेसन ni इज इक्वल टू क्या है, ni समेसन मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3, तो इन सब का सम कितना है, n है। तो यहाँ पे ni को लिखिए, समेसन ni मीन्स a e टू द पावर माइनस बीटा ei दैट इज इक्वल टू n। a सिंस a इज ए कांस्टेंट तो a को हमने बाहर लिख दिया। देन a इज इक्वल टू व्हाट इज a इज इक्वल टू n अपॉन समेसन e टू द पावर माइनस बीटा ei। तो ये a की वैल्यू अगर हम वहाँ पुट करें तो iवें प्रकोष्ठ में कणों की संख्या ni इज इक्वल टू n अपॉन a की वैल्यू रखें समेसन e टू द पावर माइनस बीटा ei इंटू e टू द पावर माइनस बीटा ei। ये देखिए iवें प्रकोष्ठ में कणों की संख्या। यहाँ जो समेसन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा ei है, इसको हम एक वितरण फलन z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन संवितरण फलन z कहते हैं। इस संवितरण फलन को हम अवस्थाओं का योग भी कहते हैं। ये विमायन राशि है, इसको हम क्या कहते हैं, अवस्थाओं का योग, क्योंकि i1 e1 e टू द पावर माइनस बीटा e1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा e2। तो देखो ये जो टर्म है ये डायरेक्टली किसके ऊपर रिप्रेजेंट है, कणों की संख्या पर। तो यहाँ से इन सब का जो योग है वह अवस्थाओं का योग कहलाता है। ठीक है, एग्जैक्ट कणों की संख्या के इक्विवेलेंट नहीं है ये। तो ये ni में भी रिटर्न एज n अपॉन z e टू द पावर माइनस बीटा ei। ये देखिए यह भी बोल्ट्जमान वितरण फलन ही है।
ठीक है। इसका दूसरा रूप जहाँ हमें ए का मान पता है। अभी हम बीटा का मान और ज्ञात करेंगे तो इस किसी को ही हम नए रूप में लिख देंगे। तो ए का मान आ गया तो हमने इसको लिखा n/z e⁻ बीटा ei, where z is partition function and that is equal to summation e⁻ बीटा ei।